बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है ना, लैटिस एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ये सवाल है। फिर इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और इसकी वेरिएशन कैसे होती है। ठीक है, दो बातें हैं। NaCl मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये सॉलिड है। आपने सॉलिड आयनिक सॉलिड को तोड़ना है और उससे आयन बनाने हैं, गैसियस आयन। सॉलिड को तोड़ना है और उसको जितनी आप एनर्जी देंगे वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आयन्स को सॉलिड से गैस शक्ल में लाएगी, उस एनर्जी को लेटिस एनर्जी कहा जाता है। उस एनर्जी को मेरी बात समझ में आ गई। अब इसको रिवर्सली भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप आयन को मिलाएं और सॉलिड बनाएं तो वो भी एनर्जी लेटिस एनर्जी होगी, लेकिन उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी जब आप सॉलिड बनाएंगे, क्योंकि आप आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं। अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे फिर लेटिस एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर आपने सॉलिड को आयन में कन्वर्ट करना है फिर जो लेटिस एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ मैंने पॉजिटिव लिखा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रिवर्स केस डिस्कस कर लूँ, जैसे सोडियम है प्लस क्लोराइड है और इससे क्या बना Na, तो डेल्टा H जो है वो क्या होगी, किलो जूल। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये नेगेटिव कम होना या पॉजिटिव ज़्यादा होना, ये मतलब नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है वो सिर्फ जाहिर कर रहा है कि क्या लेटिस एनर्जी निकल रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, या एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से एक सवाल तो ये है कि लेटिस एनर्जी क्या है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेटिंग आयन्स फ्रॉम अ सॉलिड इज कॉल्ड lattice energy. It is also same when the ion combine and form the ionic crystal या ionic solid. अब यहाँ पर उसने एक बात कही है, उसने कहा है कि ये जो डिपेंड करते हैं ये चार्ज डेंसिटी पर और मतलब साइज रेशो पर डिपेंड करते हैं। मसलन उसको आप कह सकते हैं कि कैसे इनकी वेरिएशन कैसे होगी। मसलन हमारे पास सोडियम आयन है, क्या है, नीचे इसके पोटाशियम आयन है, नीचे रबीडियम आयन है। ठीक है, तो ये आयन का साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो ये जो लेटिस एनर्जी है ये चार्ज टू आम सिंपल समझ लें, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। जो लेटिस एनर्जी है किस पर डिपेंड करती है? चार्ज टू साइज रेशो इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। समझ आ गई बात की? मसलन आप लोगों ने ये देखा है, कूलम लॉ में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यूँ समझ लें कि जब दूसरी एक और बात ये भी पढ़ा आप लोगों ने कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, नहीं डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दो बातों से आप ये ज़हन में रख लें कि जब साइज बड़ा हो, क्या साइज बड़ा होगा तो फिर ऑब्वियसली अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जब चार्ज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई? इस बात से अगर आप गौर कर लें तो देखें, अगर चार्ज सेम है तो इसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये तो चार्ज सेम है लेकिन ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, जब अट्रैक्शन कम होगी तो लेटिस एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि उसको तोड़ना आसान होगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लूँ, पोटाशियम क्लोराइड ले लूँ और रबीडियम क्लोराइड ले लूँ तो सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी? सोडियम क्लोराइड की। और सबसे कम किसकी होगी? रबीडियम क्लोराइड की। समझ आ गई मेरी बात की? इसका मतलब जब साइज बड़ा होता है, जब साइज तो लेटिस एनर्जी कम होती है, जब साइज छोटा होता है लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर होगी बात?
इसी तरह की आपने एग्जाम्पल्स जो हैं आपने जहन में रखनी है। यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस की है। अगर आप देखें लिथियम क्लोराइड की 833 है, सोडियम फ्लोराइड, आगे सोडियम क्लोराइड देखें, नज़र आ रहा है लिथियम क्लोराइड के पास सोडियम, उसकी 787 है, पोटाशियम क्लोराइड की 690 है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है लेटेस्ट एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे उसने एक एग्जाम्पल दी है, सोडियम फ्लोराइड देख लें, सोडियम और सोडियम क्लोराइड देख लें। अब दोनों में सोडियम सेम है क्योंकि एक आयन सेम रखना है, एक आयन सेम रखना है, दूसरे को वेरी करना है। अब देखें फ्लोराइड और क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड की कितनी है, देखें सोडियम फ्लोराइड -895, सोडियम क्लोराइड देखें जरा। अब देखें इसमें फ्लोराइड का साइज छोटा है, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, क्लोराइड का साइज बड़ा है, लेटेस्ट एनर्जी कम है। एक आयन सेम रखना है, दूसरे को वेरी करना है। खा पॉजिटिव आयन सेम कर लें, नेगेटिव सेम कर लें, क्योंकि अगर आप दोनों को वेरी करेंगे फिर नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कौन सा वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज तो नहीं ना दी, हमने तो अपने कॉन्सेप्ट से आइडिया लगाना है। कॉन्सेप्ट से क्या है, साइज इज द कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब एक चीज सेम है, दूसरी को वेरी कर रहे हैं, दूसरी सेम है, पहली को वेरी कर रहे हैं, फिर आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। आसान टॉपिक है, दिस इज नॉट सो टिपिकल। क्लियर? ये था आयनिक सॉलिड्स के, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं जिसमें बॉन्डेड पार्टिकल्स जो हैं वो आयन होते हैं। उसमें क्या पढ़ा था, बॉन्डेड पार्टिकल क्या होते हैं, एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू द आयनिक बॉन्ड। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोवलेंट सॉलिड में बॉन्डेड पार्टिकल एटम है, क्या है, एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। और इनके बारे में याद रख लेना, कोवलेंट बॉन्ड तो आयोडीन में भी होता है, लेकिन इनके अंदर सबसे पहली बात है एटम्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है, और उन तमाम एटम्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। यहां कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, यहां कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, एटमों का एक नेटवर्क है। जैसे डायमंड की बात करते हैं, कार्बन 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 कार्बन, सारे कार्बन एटम्स है, और हर कार्बन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, हर कार्बन एटम के दरमियान कहीं पर भी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं पाई जा रही, सारा का सारा एक नेटवर्क है। इसलिए हम इनको कैटेगोरिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी टाइप्स में, दो टाइप्स में। एक हम कह देते हैं कि जब एटम ज्वाइन होते हैं, कंबाइन, क्योंकि एटमों का तो नेटवर्क है दोनों केसेस में, एटम ज्वाइन हूं और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाएं। कौन सा स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, जाइंट। जाइंट कहते हैं बहुत बड़ा, लार्ज, लाइक डायमंड, जैसे मिसाल के तौर पर डायमंड है, क्या है, डायमंड। दूसरी बात है, कह रहा है एटम ज्वाइन करें और लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएं। लेयर्ड स्ट्रक्चर जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तहदार स्ट्रक्चर, लेयर्स होती हैं उसके अंदर। अब दो कैटेगरीज हैं कि एटम्स ज्वाइन हूं और लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएं जैसे ग्रेफाइट है, और एटम ज्वाइन हूं और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाएं जैसे डायमंड है, सिलिकॉन, कार्बन। क्लियर होगी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके फाइन। अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड है ना, इसी तरह इनके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लो नहीं होते। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। उसके बाद मैंने अगला पॉइंट आपको लिख के अभी बता दिया है कि इनके अंदर एक एटम्स का एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इनकी जो पैकिंग है, एटम्स की जो पैकिंग है, वो उतनी मजबूत या क्लोज नहीं होती जितनी आयनिक कंपाउंड में होती है। उनमें एटम बड़े करीब करीब पैक्ड होते हैं, इनमें पैकिंग थोड़ी सी लूज है, पैकिंग थोड़ी सी। इसलिए हम इनके बारे में ये कहते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है उनकी निस्बत थोड़ा ओपन होता है, खुला खुला होता है। आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह ओपन ओपन होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी आपने देखा था, आयन बड़े करीब करीब है, तो ये पैक्ड स्ट्रक्चर होता है आयनिक कंपाउंड का। इनका क्या होता है? ओपन स्ट्रक्चर होता है।
पैकिंग थोड़ी सी लूज होती है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलिए, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होता है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, यानी आम जो आयनिक कंपाउंड है उनकी निस्बत कुछ क्या होता है, ओपन होता है। कुछ क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? उसके बाद जब हम इनकी कंडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। आमतौर पर ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते। हाउएवर इंस्टेड ऑफ वाटर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेक्सेन है, ये उन कंपाउंड में हल हो जाते हैं। कौन से सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, वाटर में हल नहीं होते। लेकिन याद रख लें इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कौन सी कैटेगरी के, ये कैटेगरी के, ये वाले जाइंट स्ट्रक्चर होता है जिनका, वो किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होते। वो कंपाउंड्स जिनका जाइंट स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी सॉल्वेंट में हल, वजह क्या है इनके ना हल होने की, इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इसको अप्रोच नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है सॉल्युबलाइजेशन का तरीका ये होता है कि सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके उसको सराउंड कर लेते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल उसको सराउंड करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है जाइंट होने की वजह से इनके साथ सॉल्वेंट की इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो सकती। सॉल्वेंट इनके साथ इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकता इनके बिग स्ट्रक्चर की वजह से। इसलिए ये वो, जैसे डायमंड है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ना नॉन पोलर में हल होते हैं ना पोलर में। पोलर में तो ये कोई भी हल नहीं होता, लेकिन वो अगर नॉन पोलर में बाकी हल हो रहे हैं तो ये कैटेगरी नॉन पोलर में भी हल नहीं होती। क्लियर होगी बात? अमूमी तौर पर जैसे डायमंड है, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मोस्टली जो हैं ये क्या हैं, नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर्स हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें इसलिए दे आर नॉन कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बिजली नहीं गुजरती। लेकिन एक कैटेगरी है लेयर्ड वाली, जैसे ग्रेफाइट की एग्जांपल दी, ग्रेफाइट में से बिजली गुजर सकती है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड होता है, लेकिन वो भी एक साइड में कंडक्टर है। क्या है? एक साइड में वो कंडक्टर है, दूसरी साइड में वो भी इंसुलेटर है। परपेंडिकुलरली जो है इसमें से करंट नहीं गुजरता, पैरेलल जो है लेयर्स के ये कंडक्टर है, अदर डायरेक्शन में इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की हैं कि हमने इनको कैसे जो है इनको एलेबोरेट करना है। तो एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।